आज हम लोग करंट के द्वारा जो कि हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो कि साइक्लोट्रॉन है उसको कैसे उसमें किसी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल को हम लोग एसिलेट कर सकते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को किस प्रकार से हाई वेलोसिटी से हम लोग प्रदान कर सकते हैं उसमें। और आज हम लोग जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एक तुमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी करंट कैरिंग वायर के कारण उसके आसपास के जो कि सर्कुलर कॉइल हैं या स्टेट कंडक्टर हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उसके रीजन में, उसके लिए एक लॉ है जिसको हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ कहते हैं, उसकी पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे दिए हुए हैं बुक में, उसको बताएंगे। फिर उसके द्वारा बायट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा उसको भी हम लोग इस लेक्चर में शामिल करेंगे। तो बायट-सेवर्ट लॉ ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए, दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन and magnitude of gives the direction and magnitude of magnetic field produced by current carrying एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट हम लोग कहते हैं आइडियल, करंट एलिमेंट हम लोग कहते हैं आइडियल, जहां पर कि आइडियल जो है तुमको, आई इज द करंट एंड डीएल इज इट्स लेंथ। यहां पर जो आइडियल हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट, तो आई जो है तुम्हारा आई इक्वल्स टू करेंट एंड डी एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जाहिर है कि डी एल का डायरेक्शन जो होगा तुमको, डायरेक्शन इज अलोंग द करेंट, डायरेक्शन ऑफ डी एल इज अलोंग द करेंट डायरेक्शन, अलोंग द करंट डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन में ये डीएल का वैल्यू होगा। तो अब देखते हैं कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि एक करंट एलिमेंट है, इसका तुमको, इसमें करंट है आई और इसका लेंथ है डीएल, तो इसका करंट एलिमेंट हो गया आई डीएल। तो यहाँ से आर जो तुमको है, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आर वेक्टर यहाँ पर देते हैं और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए तुमको, जैसे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ या ग्रेविटेशन का जो लॉ है जिसमें कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। लेकिन यह तुमको, जैसे कूलम्ब्स लॉ में जो हमने चार्ज कारण देखे थे, चार्ज में भी जैसे तुमको इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है कूलम्ब्स लॉ में, तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। साथ साथ ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, अनलाइकली द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि दोनों के बीच में मीडियम क्या है, लेकिन ये तुमको क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ग्रेविटेशन फील्ड जो है तुमको, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सब मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम हो तो आर वेक्टर पर, अगर पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ideal at position vector r dash is dB vector। तो dB इज इक्वल टू क्या होता है तुमको, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। तो आई तुमको हो गया करंट का वैल्यू, तो म्यू नॉट हो गया तुमको, म्यू नॉट इज इक्वल टू
4 पाई इंटू 10⁻⁷ और हो जाएगा तुमको टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका वैल्यू हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका वैल्यू हो गया। तो ये तुमको मी नॉट बाय 4 पाई, मी नॉट को हम लोग कहते हैं, मी नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और दूसरा मीडियम होगा तो उसके लिए हम लोग जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है उसके लिए देखेंगे कि उसका परमिएबिलिटी किस प्रकार से वैरी करेगा अनदर मीडियम के लिए। इस चैप्टर में तो हम लोग जबकि वैक्यूम हो या कुछ एयर हो उसी के लिए पढ़ेंगे, और देयर आफ्टर अनदर के लिए बाद में उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक। तो उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी उससे क्या करना पड़ता है, उसके द्वारा मल्टीप्लाई करना होगा। तो B इज इक्वल टू DB जो तुम्हारा हो गया किसी करंट एलिमेंट के कारण कितना हो गया, DB इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई, दैट इज ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 तुम्हारा था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट था। उसी ढंग से DB जो तुम्हारा हो गया बायट-सेवर्ट लॉ का क्या हो गया तुमको, और DL क्रॉस R। तो DL इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और आर वेक्टर जिसका जिस पॉइंट पे निकालना है उसका उस करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट with respect to current element। करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये तुमको उसका पोजीशन वेक्टर को ये बताता है। और मी नॉट तुम्हारा हो गया कांस्टेंट और आई डीएल हो गया तुम्हारा करंट एलिमेंट का, डीएल उसका लेंथ हुआ जिसका डायरेक्शन तुमको करंट के डायरेक्शन में होगा। तो डीएल क्रॉस आर जब भी करना है तो डीएल क्रॉस आई, डीएल क्रॉस आर, मान लेते हैं ये करंट एलिमेंट है और जैसा कि तुमको यहां पर है पी पॉइंट तुम्हारा आर वेक्टर, तो क्या करेंगे, तो जाहिर है कि यहां पर जो है तुमको ए क्रॉस बी जो हम लोग करते हैं तो राइट हैंड को इसके तरफ आप स्ट्रेच कीजिए, राइट हैंड को किधर क्यों रखिए, करंट एलिमेंट के करंट के डायरेक्शन में पुट फॉरवर्ड कीजिए और अपने राइट हैंड को इस प्रकार रखें कि वह जो आपका जो फिंगर है वह आर वेक्टर की ओर मुड़ सके, और आर वेक्टर की ओर मुड़ सके तो स्ट्रेच थंब क्या बताएगा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन बताएगा जो कि डीबी का डायरेक्शन होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ड्यू टू दिस करंट स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इसका देख लेते हैं डीबी का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर हम राइट हैंड को रखने का एक तरीका ऐसे है तो ये देख रहे हैं कि अगर इधर रखते हैं तो ये तुमको आर के ये जो फिंगर है तुम्हारा हथेली को यहीं पे स्थिर रखना है और ये उंगली को मोड़ना है, तो ये तुम्हारा करंट आर की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये रखा हुआ गलत होगा। अगर हम ऐसे रखते हैं तो भी अंदर की ओर जा रहा है, इधर की ओर नहीं जा रहा, ऊपर रखते हैं तो ऊपर की ओर जा रहा, ये तीनों गलत डायरेक्शन हुआ। और एक चौथा डायरेक्शन जो होगा ये तुम्हारा ये सही डायरेक्शन होगा। देखो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर रखे जो कि करंट यहाँ पे जहाँ पे कटिंग पॉइंट है उससे आगे की ओर रखिए इस ढंग से, और ये आर की ओर टर्न करता हुआ दिख रहा है उंगली सही से, और मेरा अंगूठा किधर की ओर स्ट्रेच थंब किधर जा रहा है, इनसाइड, और अंदर को हम लोग क्या कहते थे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुमको क्रॉस में इनटू द सीट, इनटू द फिगर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस, प्लेन ऑफ डीएल एंड बी वेक्टर, मतलब करंट और किसके आर वेक्टर, करंट के डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर, डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे ये दोनों इस प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर किधर जाएगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये तुमको देखे ऐसे नहीं हुआ तो ये तुमको इस ढंग से गया, दैट इज अंदर की ओर, दैट इज क्रॉस, इसको सिंबल देते हैं, और ऊपर जाता है तो उसको डॉट देते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा किस प्रकार से डायरेक्शन निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड करने के लिए ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा, और जाहिर है कि तुमको आर एक ऊपर है एक आर क्यूब नीचे, तो आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ ही ये भी ओबे करता है। तो सब मिलाकर के फॉर्मूला क्या हो गया, डीबी इक्वल टू, यू हैव टू रिमेंबर, फिर से मैं यहां लिखता हूं, देखो याद करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर जो कि बायट-सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब।
ये ही तुम्हारा मैथमेटिकल इसका फार्मूला है। और डीएल क्रॉस आर करने का डायरेक्शन यहां पर देख लो क्या होगा तुम्हारा, पहले करंट की तरफ हाथ को रखना है और आर की ओर मुड़ना चाहिए। अंदर की हो गया तो क्रॉस हो गया, ऊपर जाएगा तो डॉट हो गया। तुमको प्लेन के परपेंडिकुलर, डीएल और आर दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। और मिनट का वैल्यू याद करो, मिनट का वैल्यू ऐसा 4 × 10⁻⁷ तो डीएल का वैल्यू हो गया तुम्हारा। अब तुमको इसके कारण एक तुम्हारा बुक में जो तुमको एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जांपल बायट सेवर्ट लॉ के बाद दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल नंबर 5 है, 4.5। तो एग्जांपल देख लेते हैं 4.5। एक एक्स डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट दिया हुआ है उसमें, जिसका वैल्यू है डेल एल का वैल्यू दिया हुआ है dx डेल एक्स आई कैप, और जिसका लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर का। इससे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर y डायरेक्शन में रखा हुआ एक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तुमको 10 एम्पियर का, लार्ज करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो इस फार्मूला बायट सेवर्ट लॉ के आधार पर बताना है कि इसके द्वारा 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है एक पॉइंट है जो y एक्सिस के में है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.5 ही है सर, हाँ 4.5 होगा, 4 तक तो पहले था। तो चलिए देखिए, एक है तुमको करंट एलिमेंट, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसको स्मॉल लेंथ आप मान सकते हैं। करंट एलिमेंट इधर की ओर दीजिए, ये करंट एलिमेंट हो गया। डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप, और डेल एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और आई इसमें दिया हुआ है करंट है, लार्ज करंट 10 एम्पियर है। तो इसके कारण तुमको 10 सेंटीमीटर, ये ऑरिजिन पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, ऑरिजिन पर। एक पॉइंट यहाँ पर है P, ये है तुमको इसका जो कि R वेक्टर जिसको कह सकते हो, दैट्स इक्वल टू 0.5 जे कैप है, 0.5 जे कैप। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट है ही, तो ये बायट सेवर्ट लॉ का हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, μ0/4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, dl क्रॉस r बाय r क्यूब। तो जहां तक कि dl का डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं आप। तो db इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई × 10⁻⁷ बाय 4 पाई। करेंट हो गया तुम्हें 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आई इंटू dl का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर, 0.01 आई कैप, 0.01 आई कैप क्रॉस 0.5 जे कैप, और बाय में क्या होगा तुम्हें 0.5 का होल क्यूब, 0.5 का होल क्यूब। तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जे तो हो जाता है 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैंसिल, आई क्रॉस जे मतलब के हो गया, आई क्रॉस जे हो गया तुम्हारा 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, और तुम्हारा आई तुम्हारा 10 एम्पियर है, तो 10⁻⁻6 हो गया ये, और 10⁻⁻2 यहाँ पर है लेंथ कारण, 10⁻⁷ और -6 हो गया, -8 हो गया, और -8 अब बाय हो गया तुमको 0.5 का होल स्क्वायर, तो 0.5 का मतलब 4 हो गया, तो 4 इंटू ये आ जाएगा तुमको 4, तो 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 4 इंटू क्या आ गया तुमको 10⁻⁸ शायद टेस्ला, 10⁻⁸ टेस्ला, कैलकुलेशन देख लोगे। तो आई होप कि यही हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन तुम्हारा आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के डायरेक्शन में, के वेक्टर में, के, ये टेस्ला के वेक्टर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 4 पाई, तो 4 पाई तुम्हारा कैंसिल है 10⁻⁷ इंटू 10⁻�6, और ये तुम्हारा हो गया 0.1, तो 10⁻⁻2 है, और इंटू हो गया तो बाय में यहाँ पर ये तुमको 0.2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, 10⁻2 और -6, 10⁻8। आई होप इट इज करेक्ट। और जहाँ तक कि डायरेक्शन की बात है तो के की ओर जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल से, आई क्रॉस जे के होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस इधर एक्स की तरफ रखे, और डीएल क्रॉस आई दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन है।
तो मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला अलोंग जेड एक्सिस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इसका वैल्यू। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा, बायट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हमको सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर किसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ये भी तुम्हारा एक बोर्ड में भी पूछा जाता है इसको, इसका जो एक्सप्रेशन है उसके लिए भी तुम देख सकते हो उसको, और ऐसे भी समझना है बायट-सेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन होगा, जैसे गॉस थ्योरम पढ़ता था या उसी तरह से कूलम्ब्स लॉ के आधार पर एप्लीकेशन है इसका। तो अलग अलग चीज का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकाला करते थे कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम से, तो यहाँ भी तुमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायट-सेवर्ट लॉ। एक और लॉ पढ़ेंगे इसके बाद, एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो एक्सिस का मतलब होता है तुमको, एक्सिस का मतलब सेंटर से, जो सेंटर से पास करे और उस क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, सर्कल क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे कि एक क्वाइल को हम इस ढंग से रखते हैं, जिससे कि इस ढंग से रखा गया, तो ये जैसे कि यहाँ पर क्वाइल के में करंट तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्वाइल में करंट तुमको बाहर की ओर आ रहा है, अगर यहाँ अपवार्ड आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर करेगा। और ये प्लेन को, चूंकि हम इस पॉइंट को प्लेन में दिखा जाएगा, अगर हम ये क्वाइल को पूरा ऐसे दे देंगे तो ये पॉइंट हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा, यहाँ चाहे अंदर की ओर चला जाएगा, तो हम उस पॉइंट को नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हम लोग क्वाइल को जो रख रहे हैं, इस प्लेन के क्या रख रहे हैं, परपेंडिकुलर रख रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख रहे हैं। तो इस जगह पर जो क्वाइल में जो करंट होगा, यहाँ पर ये तुमको बाहर की ओर मान लेते निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये क्वाइल है तुम्हारा, तो एक पार्ट जो क्वाइल का जो एक भाग है जो अंदर की ओर है वो हमें नहीं दिखेगा, तो जिसको डॉटेड से दिखा देंगे, और एक पार्ट जो है वो तुम्हें दिखेगा जिसको बोल्ड लाइन से दिखाओगे। और यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जैसे करंट बाहर आ रहा है, जो ऊपर है उसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा तुमको, ये करंट का डायरेक्शन, ये ध्यान रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा होगा, ये इनसाइड द बोर्ड, ये अंदर जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ IDL दे सकते हो, ये करंट का डायरेक्शन है। और एक पॉइंट है तुमको, इसमें करंट I है, तो एक पॉइंट है तुमको P जो कि इसके एक्सिस पर है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, मान लेते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर ये सिचुएटेड है। और इस क्वाइल का रेडियस मान लेते हैं कि a है। इस क्वाइल का रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ क्वाइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्वाइल इक्वल्स टू a। तो इसमें करंट I है। तो अब यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन निकालना है तुमको मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आइडियल करंट एलिमेंट है और P पॉइंट पे निकालना है, जैसे इसी करंट एलिमेंट के कारण। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर R हो गया। अब इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो, डायरेक्शन होगा, वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर दिया गया, डॉट में दिया गया, तो बाहर की ओर जा रहा है ऐसे, और आर की तरफ मोड़ा गया, देखो ये इस ढंग से। तो ये तुम्हारा अंगूठा यहाँ पर, इस पर परपेंडिकुलर जो है तुमको डीएल और आर दोनों परपेंडिकुलर होता है। ये डीएल का डायरेक्शन तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, और आर इधर है, तो ये प्लेन में ही रहेगा, और प्लेन में तुमको इस लाइन पर परपेंडिकुलर, चूंकि करंट ही मेरा प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो वाला रहेगा प्लेन पे ही रहेगा, और ये इधर की ओर ये इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है, राइट हैंड थंब रूल से दिख रहा है। फिर से देख सकते हो, करंट तुम्हारा ऊपर की ओर है ऐसे,
और हमने हाथ को रखा इधर, तो देखो ये उंगली जो है तुम्हारा किधर को मुड़ रहा है, ये इधर की ओर, तो ये अंगूठा देखो स्ट्रेट थंब उस पर परपेंडिकुलर दिखाया गया, डीबी का डायरेक्शन। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, जो कि वहां पर दिखाया उसके कारण हुआ। अब यहां पर जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत है कि इसे, चलो इसको डीबी पहले निकाल लेते हैं, देर आफ्टर और चर्चा करते हैं इसमें और क्या समस्याएं हैं यहाँ बची हुई। तो चलिए डीबी का वैल्यू पहले ले लीजिए, उसके बाद इसकी समस्या को देखते हैं। तो बायट सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट था आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, आई डीएल क्रॉस आर बाय ये आर क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा हो गया डीएल और आर जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो डीबी जो तुम्हारा हो गया, जो कि डायरेक्शन तो मैंने लिख ही दिया, तो इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन 90 डिग्री बाय आर क्यूब। तो ये आर क्यूब हो गया। तो म्यू नॉट बाय साइन 90 डिग्री दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये डीएल यहाँ प्लेन में है और करंट एलिमेंट ऊपर की ओर है और आर प्लेन में है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर बचेगा, आई डी एल बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा जिस पॉइंट का x है और इसका रेडियस a है, तो दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये तो डायरेक्शन हर एलिमेंट के कारण डायरेक्शन अलग अलग होता जाएगा, तो सबको हम इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे। इंटीग्रेशन तो स्केलर की तरह जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो सबों के कारण वेक्टर के कारण हर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन तो अपना अलग अलग होगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए एक तरीका है कि अगर तुमको इसके डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट को देखा जाए, डायरेक्टली अपोजिट करंट एलिमेंट ये हुआ तुम्हारा, तो इसके कारण यहाँ पर जो देखा जाएगा डायमेट्रिकली अपोजिट जो तुम्हारा करंट एलिमेंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट आइडियल, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके कारण डॉटेड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाए डॉटेड में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ये देखते हैं। तो इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ये तुम्हारा अंदर की ओर जा रहा है और इसमें इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये तुमको देखो, तो ये जो तुम्हारा डीबी होगा ये तुम्हारा इस ढंग से इस पर परपेंडिकुलर, इस ढंग से इसमें डीबी जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि सब चीज तो क्या है तुम्हारा सेम ही है। तो यहां पर एक चीज गौर किया जा सकता है कि ये तुम्हारा जो कि इसका जो ये कंपोनेंट यहां पर डीबी, अगर ये एंगल थीटा माने हम लोग, तो इधर की तरफ जो डीबी साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ये दोनों का परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जो कि होगा, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस जो होगा, ये कैंसिल आउट होगा और डीबी कॉस थीटा जो होगा तुम्हारा जो अलोंग दी एक्सिस, यही तुमको ऐड होगा। तो ये चीज यहां पे जो ध्यान देना है कि इसका मतलब हर एक के करंट जो कि हर एक जो तुम्हारा पार्ट है उसका डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट मौजूद होगा। जब डायमेट्रिकली अपोजिट हर एक का करंट एलिमेंट होगा तो सबका जो नेट आंसर होगा परपेंडिकुलर जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, जो कंपोनेंट के अलोंग द एक्सिस है, सिर्फ वही कंपोनेंट आपके बचेंगे। और जब जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट बचेंगे तो अगर हम उसे ही ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं एक आध लाइन इसके बारे में। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ एक करंट एलिमेंट आइडियल, इफ डायमेट्रिकली अपोजिट current element is considered together the component of magnetic field perpendicular to the axis cancels out, ये कैंसिल हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस,
तो dB उसको x कह दो, दैट्स इक्वल टू dB cos थीटा। तो सबों के कारण तो dB cos थीटा, तो dB का वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट I बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू देते हैं, क्या हो जाता है कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो तुम्हारा है थीटा, यहाँ पर इसको ट्रायंगल मिलाने की कोशिश करते हैं। ये जो थीटा है हमारा, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 चूँकि डीएल और आर आपस में, डीबी और डीएल आपस में परपेंडिकुलर है, तो डीबी और आर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री, तो यहाँ 180 होना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 90 माइनस ये थीटा हो गया, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, थीटा का मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये कॉस थीटा आ जाएगा ए बाय आर, ए बाय आर कह सकते हैं इसको। तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा तुम्हारा ए बाय आर का मतलब हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसमें देखें तो एक्स ए भी कांस्टेंट ही है, ये 3/2 पावर आ जाएगा, और तुम्हारा ए भी कांस्टेंट ही है, तो इसमें जो कि नेट जो कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, 1.5 ऐड हो गया इंटू डीएल। तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका फॉर्म भी आ गया, और डीएल का डायरेक्शन, डीबी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, अलोंग द एक्सिस। अब ये यहाँ और इस फिगर में बाहर की ओर हो रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी एक्स, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ पर हो गया डीएल। तो आई ए ये बाहर आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा। डीएल तुम्हारा बाकी सब कांस्टेंट ही है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और डीएल का क्या हो गया इंटीग्रेशन 2 पाई ए हो गया। तो 4 पाई और 2 पाई कट के कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये तुमको म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया तुम्हारा। और डायरेक्शन जहां तक बात है तुम्हारा क्या होगा, ये एक्सिस के अलोंग हो गया, और अवे फ्रॉम द एक्सिस है अभी, और अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, और एक होता है सेंटर की तरफ, तो अवे फ्रॉम द सेंटर है। और डीएल का डायरेक्शन निकालने के लिए तो यहाँ पर तुम्हारा होगा इफ क्वाइल हैज एन टर्न, तुम एन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, तो B इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये एन टर्न है तुमको। तो और एट द सेंटर क्या हो जाएगा, एट द सेंटर x इज इक्वल टू 0, स्पेशल केस एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2a, म्यू नॉट एन आई बाय 2a, म्यू नॉट एन आई बाय 2a, ये क्या होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, कहाँ पर का तुमको सेंटर पर का, म्यू नॉट एन आई बाय 2a, सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेंटर पर आएगा। तो सेंटर का मतलब हो गया सेंटर के लिए हो गया, अगर एन टर्न हो आई करंट हो तो सेंटर पर किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2a। अब जहां तक कि डायरेक्शन के बारे में देखें, अगर मानते पहले सेंटर का ही है, तो अगर मानते ये जो सेंटर पर निकालने, जैसे ये कॉइल है, तो करंट तुमको जिस डायरेक्शन में जा रहा हो, इधर मानते करंट है, करंट दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लेते हैं अभी ये तुमको क्लॉकवाइज है, तो आप क्या कीजिए, ये एक तरीका है कि सेंटर पर हाथ को रख करके, सेंटर पर इस ढंग से हाथ, दाहिने हाथ को रखें, और इस ढंग से कि ये तुमको रखें इस प्रकार से कि ये करंट के डायरेक्शन मेरा उंगली टर्न हो जाए, घूम जाए,
करंट के डायरेक्शन में उंगली घूम जाए तो ये तुमको अंगूठा क्या बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द शीट जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है तुम्हारा, बी क्रॉस में जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस में जाएगा। तो क्या कहे कि पुट राइट हैंड, फिंगर कहाँ पर रखना है, एट द सेंटर, और एक्सिस के पॉइंट पर भी यही हो जाता है हर जगह, मतलब आप सेंटर पर जो निकालेंगे सारे एक्सिस के पॉइंट पर भी यही होगा, ये एक्सिस के पॉइंट पर भी यही ट्रू है। पुट राइट हैंड एट द सेंटर एंड कर्ल द फिंगर along the current, then the thumb gives the direction of magnetic field, आप अपने दाहिने हाथ को कहाँ रखना है, अगर यहाँ पर रखें और इस प्रकार रखें, जैसे ऐसे रखेंगे तो आप नहीं घुमा पाएंगे, इधर रखेंगे तो ये तुम्हारा क्लॉक, ये करंट के विपरीत जा रहा है, इसका मतलब ये गलत होगा। तो ये इट इज द करेक्ट आंसर। ये तुमको देखो कैसे घूम रहा है, तो ये तुम्हारा क्रॉस में गया। और ये तुमको मैंने ये कहा कि एक्सिस पर भी पॉइंट का निकालना हो डायरेक्शन तो भी यही होता है। ये तुमको सेंटर के साथ साथ एक्सियल पॉइंट के लिए भी तुमको यही टेक्निक से तुम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर भी ये कॉइल है तुम्हारा, ये कॉइल तुमको कैसे जा रहा था, यहाँ पर तुमको जा रहा है, देखो यहाँ पर जैसे करंट कॉइल, जैसे यहाँ पे बोलते हैं करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके सेंटर पर रखे कॉइल यहाँ पर ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे घुमा दिए, देखो ये तुम्हारा बता रहा, अंगूठा बता रहा है कि इधर की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक्सेल किसी भी पॉइंट हो, ये इधर हो पॉइंट चाहे इधर हो, ये सब पे डायरेक्शन सेम होगा, ये ध्यान रहे। ये तुमको मैंने कहा कि देखो करंट यहाँ पर बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ पर मैंने हाथ को रखा ऊपर, ऐसे मेरा उंगली घूम रहा है बाहर की ओर, सेंटर पे रखा और इसको बाहर की ओर घुमा दिए, तो ये अंगूठा देखो इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो डायरेक्शन किसी भी एक्सेल पॉइंट हो, सेंटर हो, सबके लिए ये इधर ही होगा, सबके लिए सेम ही डायरेक्शन होगा। सेंटर पे रखिए और क्या कीजिए, इसको करंट की तरफ मोड़िए ऊपर की ओर, जैसे कि यहाँ पर मुड़ रहा है। और अगर देखो नीचे पॉइंट से करेंगे तो नीचे पॉइंट पे ऐसे मतलब हमको रखना पड़ेगा, हमको मेरा करंट क्या हो, किधर जा रहा है ये, मतलब बाहर की ओर, अंदर की ओर रखना है। देखो अंदर की ओर रखेंगे, यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे और अंदर की ओर घूमना चाहिए, सेंटर पर यहाँ पर अंदर की ओर घूमना चाहिए, सेंटर पर रखना चाहिए। तो और तुमको सेंटर पर रख के अंदर जाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन अगर बदलेगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा बदल जाएगा। जैसे कि तुम्हारा अगर अंदर की ओर जाता होगा तो अंदर की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तुम्हारा डायरेक्शन जो कि जा रहा था राइट, तो अब चला जाएगा लेफ्ट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहीं पे तुमको जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, बायट-सेवर्ट लॉ के बाद 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तुम्हारा। एक तुमको दिया हुआ है कि एक तुमको 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक कर्व है और उसमें 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका देख लिया होगा, क्या होगा कि करंट एलिमेंट उसके कारण निकाल, और अगर तुमको पहले सिर्फ सेंटर पर ही निकालना हो तो और आसानी से बनाया जा सकता था। उसके लिए स्पेशल केस मैंने उसके लिए और आसानी से बना लेते कि उसमें आई डीएल क्रॉस आर करते तो डायरेक्ट वो तुमको पर्टिकुलर आ ही जाता, और तुमका डीएल मतलब करंट एलिमेंट हो जाता तुमको टेंजेंट की तरफ, और वो हो जाता सेंटर रेडियस की तरफ, दोनों के बीच में 90 एंगल होता, बस डीएल को इंडिकेट कर देता, तो 2 पाई ए बस कैंसिल हो जाता, तुम्हारा आ जाता आंसर, ए और आर तो इक्वल ही होता तुम्हारा। तो तुम्हारा ये जो सेंटर पर क्या हो गया वैल्यू, μ0I/2a, एन अगर टर्म है तो एन। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट करंट है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट, और यहाँ पर तुमको एक सेमी सर्कुलर पार्ट है इसमें, और यहाँ पर इधर की ओर इसमें जा रहा है। तो इसमें तुमको करंट यहाँ पर जो है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये चाहिए इसको। तो अगर हम देखते हैं सेंटर पर करंट का, जहाँ तक कि मुझे वैल्यू याद है, अगर डाटा अलग भी होगा तो कोई हर्ज नहीं है, तो बनाने का तरीका सेम रहेगा। रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है इसका a = 2 सेंटीमीटर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलिए तो मान लेते हैं ए दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो डाटा अगर चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना कर लोगे, बाकी सारा कंसेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होगा कि ये करंट इधर दिया हुआ है, ये करंट यहाँ पर जा रहा है, तो करंट इसके कारण, स्ट्रेट वायर के कारण dB = अगर हम लोग आते हैं μ0/4 पाई I dl क्रॉस r/r³ एज dl वेक्टर पैरेलल r वेक्टर। तो dl क्रॉस r = 0 फॉर स्ट्रेट पोर्शन,
तो dB इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया। स्टेट पोर्शन कारण क्या होगा, dB जीरो हो जाए, चाहे ये स्टेट पोर्शन हो चाहे ये स्टेट पोर्शन हो। तो ये दोनों का DL और R, देखो जैसे यहाँ पर R वेक्टर जो देखोगे इसके कारण ये तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो R वेक्टर और DL सेमी डायरेक्शन, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो जीरो हो गया, तो इसका मतलब कि इसके इस कंपाउंड कारण यहाँ पर सेंटर पर जीरो होगा मल्टीपल। अब जहाँ तक की बात रही है सेमी सर्कुलर पार्ट की बात है, तो इसमें छोटा सा पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पार्ट लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं छोटा सा DL एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर ये DL एलिमेंट लेते हैं, तो इसको स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL क्रॉस R बाय R क्यूब। चलिए, तो DL जो तुम्हारा है टेंजेंट के लॉन्ग होगा और ये रेडियस के लॉन्ग है, तो dB जो तुम्हारा होने वाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर या A स्क्वायर, R स्क्वायर ही लिखिए। और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पाई R हो जाएगा, रेडियस अगर R है तो रेडियस R है तो पाई R DL, मतलब कि तो ड्यू टू सेमी सर्किल के कारण इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL बाय R स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू पाई R बाय R स्क्वायर, तो म्यू नॉट I बाय 4A, ये तुम्हारा म्यू नॉट I बाय 4R, म्यू नॉट I बाय 4R, R या A व्हाट एवर द रेडियस। तो इसमें देखो पहला तुमको एक पार्ट ये भी है तुमको इस क्वेश्चन में कि तुमको किस ढंग से ये डिफर करता है। म्यू नॉट I का वैल्यू यहाँ रखिए, जो भी आपका करंट हो, चाहे मुझे डाटा भी सही से याद नहीं आ रहा है, जैसे I का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और R का वैल्यू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी डाटा दिया हुआ है। और दूसरा कि इसका डायरेक्शन, ये किस तरह से तुमको सेमी सर्किल के का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आया है यहाँ पर, ये सर्किल के डाटा से किस प्रकार मैच करता है। सर्किल के डाटा से ये इस तरह से मैच कर रहा है जैसे उसमें पूरा सरकमफेरेंस था तो 2 पाई A होता था, तो यहाँ पाई आ रहा है, तो डाटा उसी टाइप का है। क्योंकि हर एक करंट एलिमेंट में सेंटर कारण यहाँ पे लेते थे, तो वहाँ पे आता था म्यू नॉट I बाय 2A, यहाँ आया है 4A या 4R, तो ये रेडियस के इक्वल, तो ये तुम्हारा 4R, तो ये सब तो डाटा उसी ढंग से क्या है, रिलेटेड है। और जहाँ तक इसके डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन भी इसको निकालिए, सेंटर पर मैंने अभी बताया कि सेंटर पर अपने दाहिने हाथ को रखिए और करंट की तरफ मोड़िए, तो करंट की तरफ मोड़े तो इधर की ओर गया, करंट की ओर जा रहा है तो ये किधर अंदर की ओर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, क्रॉस में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस में। और तुमको इसमें डाटा अपना रख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको चला गया ये अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, तुम्हें क्रॉस में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना लिख दोगे, दैट इज क्रॉस, जहाँ भी दिखना चाहो दिखा सकते हो, ये इनसाइड फिगर जा रहा है। अब अगर ये दूसरा पार्ट था कि दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ था कि तुमको अगर करंट का डायरेक्शन को इस ढंग से कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। तो देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड की जहां तक बात है तो ये तो फिर DL है, तो ये सेम ही बात, ये तो फिर पैरेलल ही रहेगा। और ये जो पार्ट है तो म्यू नॉट I बाय 4A रहेगा ही, इसमें भी BU क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4R, रेडियस वगैरह सेम रखा गया, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई अंतर है नहीं। और जहां तक ये डायरेक्शन की बात है तो इसमें देखते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर रखे हाथ को और इधर की ओर मोड़े तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें करंट की डायरेक्शन, करंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा था सेंटर पे, तो इसको देख सकते हैं फिर से, करंट हाथ को घुमाए तो ये तुमको अंदर की ओर जा रहा था, और इसमें किधर जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपवार्ड, डायरेक्शन अपवार्ड हो गया ये, तो चेंज करें, डायरेक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इधर, और ये तुम्हारा करंट एलिमेंट ऐसे रहेगा, और इसमें क्या है ऊपर से है तो इधर अंदर की ओर होगा, तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन था जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए थे, वो भी क्वेश्चन इजी ही है। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल इसके बाद है 4.7 है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जांपल 4.7 देखोगे तो उसमें भी तुमको ये जो फॉर्मूला लगाओगे तो बी इज इक्वल टू क्या है तुमको, म्यू नॉट NI बाय 2A, सेंटर पर तुमको निकालना है तो म्यू नॉट NI बाय 2A, इसी का प्रयोग कर सकते हो। एन का नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन तुम बना सकते हो। तो ये तुम्हारा बायट-सेवर्ट लॉ और करंट जो कि तुम्हारा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जो कि कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर, वो तुमको एक्सियल पॉइंट पर निकालने के लिए क्या था, जो फॉर्मूला आया म्यू नॉट NI A स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। एट दी सेंटर x को 0 रख देंगे तो म्यू नॉट NI बाय 2A, टोटल सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे
टू मिनट एन आई बाय 2a, एन जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, ए रेडियस हो गया। और जहाँ तक कि डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को जो दाहिने हाथ का जो तुम्हारा पाम है उसको कहाँ रखना है, सेंटर पर रखें और इस प्रकार रखें कि आप करंट के डायरेक्शन में आपका उंगली मुड़ जाए। करंट के डायरेक्शन में उंगली मुड़ गया तो जो अंगूठा जिधर जाएगा थंब, राइट स्ट्रेट थंब, वो तुम्हारा डायरेक्शन बता देगा, आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे तो आइडियल क्रॉस आर करना वो भी हमेशा वैलिड है, तुमको वो कर सकते हो, लेकिन उसमें यही कम पॉइंट किधर से कटेगा उसे कंसीडर करना पड़ता है, तो उससे सबसे बेहतर यहाँ पर यही रूल है, इसी को तुम ओबे करोगे। और जो भी क्वेश्चंस बनाने में, जो पिछला चैप्टर में भी मैंने कहा था कि जो कि तुमको एस शर्मा का जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, अब ये जो नया चैप्टर आ गया एस शर्मा के बुक से एक ढंग से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई होप कि बहुत से क्वेश्चन बनाने में तुम लोगों को दिक्कत भी हो रहा होगा, तो तुम राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, और जो भी तुम्हें दिक्कत होगा, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तुम बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हो, तुम्हारी मदद की जाएगी। तुमको जो भी दिक्कत है उसका हल मिल जाएगा। राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुमको बोर्ड के लिए जो भी इस तरह का बोर्ड के लिए तुमको नोट्स के रूप में चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, उस पर नोट्स के रूप में मिल जाएगा। और तुमको जेई मेंस, जे एडवांस, इन सबों का तुम क्वेश्चन पेपर चाहते हो वो भी, उसके लिए भी तुम हमसे मदद ले सकते हो, उस ऐप पर मिल जाएगा। और जहाँ पर्सनल तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमसे मदद भी ले सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।